जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है, जो विकास है उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आय, ऑप्शन बी है औसत आय, और ऑप्शन सी है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास, और ऑप्शन डी है यहाँ पर उच्च विकास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आय। यहाँ पर आय जो है वह विकास का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए है मुद्रा बैंक, और ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है सहकारी बैंक, और ऑप्शन डी है यहाँ पर एशिया बैंक। तो इनमें से कौन है जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है औसत साक्षरता दर, और ऑप्शन सी है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास जो होता है वह इन्हीं आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, और औसत साक्षरता दर भी जरूरी है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी जरूरी है। किसी देश के विकास का आधार इन्हीं चीज़ों पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर कि मानव विकास के मानक निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो मानव विकास के मानक हैं वह निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य की स्थिति, और ऑप्शन बी है यहाँ पर विकास की स्थिति, और ऑप्शन सी है मानव का संपूर्ण विकास, और ऑप्शन डी है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति। जो मानव विकास के मानक निम्नलिखित में से कौन है, तो मानव विकास का मानक है यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है खनन, ऑप्शन बी है विनिर्माण, और ऑप्शन सी है सूचना, ऑप्शन डी है बैंकिंग। इनमें से कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए खनन। खनन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्रक, और ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्रक, और ऑप्शन सी है यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक, और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है तो प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर कि भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, और ऑप्शन सी है सेवाएं, ऑप्शन डी है कृषि संबंध गतिविधियां। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सेवाएं। जो भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में शामिल है वो सेवाएं ही शामिल है तृतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का। इसके बाद बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। इनमें से किस वर्ष महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2010 में, और ऑप्शन सी है वर्ष 2005 में, ऑप्शन डी है यहाँ पर वर्ष 2000 में। तो इसमें से किस सन में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया।
तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना, इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बता देना कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पर, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है। ऑप्शन ए है कारखाना अधिनियम, और ऑप्शन बी है यहाँ पर मजदूरी अधिनियम, ऑप्शन सी है ग्रेच्युटी अधिनियम, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम आता है। आप लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर कि इसमें से कौन सा है जो अधिनियम शामिल है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो ये सभी है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम ये सभी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है। ऑप्शन ए है व्यापार सुरक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन सी है यहाँ पर रोजगार की सुरक्षा, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका क्या सही उत्तर होगा, कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा रोजगार की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है। तो संगठित क्षेत्र का जो लाभ है वह है रोजगार की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका उद्देश्य क्या है इनमें से। तो उनका उद्देश्य है यहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, या फिर लाभ कमाना, या फिर रोजगार देना, या फिर उत्पादों की गुणवत्ता। तो इसमें से क्या उनका उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा लाभ कमाना, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है लाभ कमाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर कि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी। जो विश्व में व्यापार होता है उसमें भारत की कितनी भागीदारी है वो यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है 1% से भी कम, और ऑप्शन बी है 2% से कम, और ऑप्शन सी है 3% से कम, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 4% से भी कम। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा 1% से भी कम, यानी कि 1% से भी कम है भारत की भागीदारी विश्व व्यापार में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। जो भारत में आयात होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। ऑप्शन ए है रत्न आभूषण, ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग वस्तु, और ऑप्शन सी है पेट्रोलियम पदार्थ, और ऑप्शन डी है रक्षा हथियार। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों आयात का मतलब जो यहाँ पर भारत विदेशों से जो वस्तुएं खरीदता है उसे ही आयात कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वस्तु है जो भारत विदेशों से खरीदता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ है वही भारत में सबसे ज़्यादा आयात होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। सर्वप्रथम विश्व में व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ। ऑप्शन ए है विकसित देश, और ऑप्शन बी है यहाँ पर विकासशील देश, और ऑप्शन सी है अल्प विकसित देश, और ऑप्शन डी है यहाँ पर निर्धन देश। तो किसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन शुरू हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों के द्वारा शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा विकसित देश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर कि जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे। ऑप्शन ए है 164, ऑप्शन बी है 165, और ऑप्शन सी है यहाँ पर 166, और ऑप्शन डी है 167। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर 164। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यही वाला ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जून 2018 तक विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सम्मिलित थे। तो 164 देश सम्मिलित थे 2018 तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तो प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है वर्ष 1982 में, ऑप्शन बी है यहाँ पर वर्ष 1985 में, और ऑप्शन सी है यहाँ पर वर्ष 1984 में, और ऑप्शन डी है यहाँ पर वर्ष 1986 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1986 में, यानी कि वर्ष 1986। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर है कि किस वर्ष व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? ऑप्शन ए है वर्ष 1960 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है यहाँ पर वर्ष 1965, और ऑप्शन सी है यहाँ पर वर्ष 1970, और ऑप्शन डी है 1975, यानी कि वर्ष 1975 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1960। वर्ष 1960 में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है यहाँ पर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 2 स्तरीय प्रणाली, ऑप्शन बी है 3 स्तरीय प्रणाली, और ऑप्शन सी है 4 स्तरीय प्रणाली, और ऑप्शन डी है यहाँ पर 5 स्तरीय प्रणाली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर 3 स्तरीय प्रणाली। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो कितने स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई? तो 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय प्रणाली। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर है कि एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ऑप्शन ए है उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी है यहाँ पर सेवा वस्तु, और ऑप्शन सी है यहाँ पर खाद्य पदार्थ, और ऑप्शन डी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों जो एग मार्क है वह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो यहाँ पर है खाद्य पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के लिए एग मार्क प्रमाणिक चिन्ह है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि 4 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और ऑप्शन सी है यहाँ पर सिविल सेवा दिवस, और ऑप्शन डी है जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते थे। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आई होप कि आपको यह सभी अच्छे से समझ में आ गए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।